हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विज्ञान सीरीज लोअर मेंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का। ठीक है, इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट हो चुका है जो कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है ये इस यूथ कंपटीशन के बुक से लिया गया है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जेन्युइन क्वेश्चन है। विज्ञान सीरीज, इसके पहले हिंदी सीरीज़ का टॉपिक जो हो चुका है, तो आप लोग उसको भी देखिएगा, वो भी इसी बुक से लिए गए हैं। ठीक है, टोटल 5 प्रैक्टिस सेट इसमें है। तो हिंदी का हो चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देखिए। और इसके बाद साइंस का चल रहा है, साइंस का भी देखिए। 2 सीरीज़ इसके आ चुके हैं और ये तीसरा सीरीज़ है। ठीक है, जो लोग पूछ रहे हैं कि ये क्वेश्चन रियल है कि नहीं, तो सारे क्वेश्चन रियल हैं और ये इस बुक से लिया गया है। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और इसमें टॉप 20 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए लोअर मेंस में साइंस के क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो 40 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मेरे पास जो है ये थोड़ा पीडीएफ बनाने में 20-40 क्वेश्चन का वो एप्लीकेशन नहीं, तो इसमें जो है टॉप 20 क्वेश्चन ही बन पा रहे हैं। तो मैं 2 शिफ्ट में चला रहा हूँ, 20 क्वेश्चन का, इसके बाद फिर 20 क्वेश्चन का। तो पहला दूसरा जो सीरीज आया विज्ञान का वो एक ही प्रैक्टिस सेट का था, ये दूसरे प्रैक्टिस का सेट का तीसरा सीरीज है। ठीक है, और इसके बाद चौथा भी इसी का होगा, तीसरे का ही। तो इस तरीके से इसमें महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन है, देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नया वीडियो तुरंत मिल सके आपको। तो पहला क्वेश्चन साइंस में है कि जैव फिल्में क्या होती हैं। ठीक है, बायो फिल्म सार। तो इसमें ऑप्शन दिया गया जीवधारियों के फोटो लेने के लिए जीव विज्ञानियों द्वारा प्रयुक्त रंगीन फिल्में, या फिर बी ऑप्शन है विविध निवास क्षेत्रों के सूक्ष्म जीवों के सूक्ष्मदर्शी चित्र, या फिर तीसरा है शैल दांत या तेल बिंदुक आदि के पृष्ठ पर संचित सूक्ष्म जीव, या फिर चौथा है कुछ औद्योगिक सूक्ष्म जीवों के किण्वन प्रक्रमों से अपनाई गई फोटो फिल्में। तो इसका आंसर देखिए सही हो जाएगा, जैव फिल्में उन्हें कहा जाता है जो शैल दांत या तेल बिंदुक आदि के पृष्ठ पर संचित सूक्ष्म जीव होते हैं। तो आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए के कुंडलित प्रभाव प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन है डीएनए से संबंधित, आप लोग क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा क्योंकि ऑप्शन जो है ये सारे क्वेश्चन जो है सिलेबस के अनुसार लिए गए हैं। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो वाटसन एंड क्रिक हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार यूपी SSS के पेपर में पूछा जा चुका है। तो डीएनए के कुंडलित प्रारूप को पहली बार वाटसन एंड क्रिक ने इसको प्रतिपादित किया था, और ये कब किया था, 1953 ईस्वी में। ठीक है, इसके बारे में कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। इसके काम के लिए इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था इन्हें। ठीक है, 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और ये काम कब किया गया था, 1953 में। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। और डीएनए जो है अधिकांश मात्रा जो है इसके केंद्रक में होती है डीएनए की। यद्यपि इसका कुछ मात्रा जो है माइटोकॉन्ड्रिया में भी और हरित लवक में भी पाया जाता है। डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, डीएनए में उपस्थित चार प्रकार के क्षार इसमें पाए जाते हैं। पहला है एडिनिन। ठीक है, एडिनिन। और दूसरा है गुआनिन। ये सब बेसिक हैं। ठीक है, बेस हैं जो कि डीएनए में पाए जाते हैं। तीसरा है थायमिन। चौथा है साइटोसिन। ठीक है, तो 4 प्रकार के जो है बेस पाए जाते हैं क्षार, जो कि आपके डीएनए में उपस्थित होते हैं। और इसके बारे में और है, डीएनए में अणु संख्या के आधार पर एडेनिन सदैव थायमिन से और साइटोसिन सदैव गुआनिन से जुड़ा रहता है। ठीक है, एडेनिन थायमिन से जुड़ा रहता है और साइटोसिन जो है गुआनिन से जुड़ा रहता है। तो ये भी आपको याद रखना है, एडेनिन व थायमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बांध तथा साइटोसिन व गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोजन बांध होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ था इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको जानना चाहिए। अगला प्रश्न है राडार उपयोग में आता है। ठीक है, राडार किसके उपयोग में आता है। तो देखिए राडार जो है, राडार का उपयोग जो किया जाता है वो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। राडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है,
इसका फुल फॉर्म बनता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये अति उच्च आवृत्ति वाला जो है रेडियो तरंगें होती हैं जिनका उपयोग जलयान या फिर वायुयान की टोह के लिए किया जाता है, ठीक है। एक घूमता हुआ एरियल उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगें भेजता है जो इन वस्तुओं से परावर्तित होने के पश्चात वापस लौट आती है। तो इस तरीके से इसमें वायुयान या फिर जलयानों का पता लगाया जाता है रेडियो तरंगों द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग के द्वारा निष्पादित होती है जो उपजती है, जो निकलती कहाँ से निकलती है, तो ये देखिए हृदय से निकलती है। आंसर इसका हो जाएगा हृदय, ठीक है। यह हृदय से निकलती है। यह एक अनैच्छिक मांसपेशियों का बना शंकु आकार का एक अवयव होता है, ठीक है, जो डायफ्राम के ऊपर दोनों वक्ष के बीच में थोड़ी बाईं ओर स्थित होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर सी पार्ट हो जाएगा हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त के संबंध में यानी कि ब्लड के संबंध में कौन सा कथन सही है ये बताना है, ठीक है। अब देखिए इसमें ऑप्शन ए है, धमनियों की तुलना में शिराओं की कम संख्या होती है और उनमें हर समय शरीर के रक्त की मात्रा कम होती है। बी पार्ट है, रक्त की कुल मात्रा का लगभग 70% रक्त कोशिकाओं के रूप में होता है, ठीक है। इसके बाद सी पार्ट है, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि WBC जिसे वाइट ब्लड सेल भी कहा जाता है केवल लसिका पर्व की बनी होती हैं। इसके बाद डी पार्ट है, रक्त में WBC की तुलना में प्लेटलेट्स अधिक होते हैं। तो देखिए इसमें से बताना है कि कौन सा ब्लड के बारे में सही है, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है। अब इसमें से जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन है डी पार्ट। इसका आंसर जो है डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। रक्त में यानी कि ब्लड में WBC की तुलना में प्लेटलेट्स सबसे अधिक होते हैं, प्लेटलेट्स अधिक होते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा रक्त से संबंधित। रक्त से क्वेश्चन जरूर बन सकता है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूपी SSC कोचिंग में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है। अब इसमें देखिए मानव रक्त में 60% प्लाज्मा होता है। 60% क्या होता है? प्लाज्मा होता है, ठीक है। और 60% प्लाज्मा होता है, बाकी जो 40% बचता है वो क्या होता है? रुधिराणु होता है, रुधिराणु, ठीक है। इसके बाद अब इस ब्लड में जो है 40% ब्लड में इसी में RBC पाया जाता है, WBC पाया जाता है, ठीक है, और प्लेटलेट्स पाया जाता है, ठीक है। इसी में प्लेटलेट्स, ठीक है। RBC एवं प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है, जबकि WBC में केंद्रक पाया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। WBC में होता है, RBC और प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है। RBC और WBC का अनुपात जो होता है वो होता है 600:1 का, ठीक है। RBC और WBC का अनुपात जो होता है 600:1 का होता है। प्लेटलेट की संख्या वयस्कों में 2 से 5 लाख पर घन मिलीमीटर में पाया जाता है। और WBC का निर्माण जो है वो लसिका पर्व या फिर अस्थिमज्जा यानी कि बोन मैरो में दोनों में होता है। लसिका पर्व और अस्थिमज्जा यानी कि इसको इंग्लिश में बोन मैरो कहा जाता है। तो इन दोनों में जो है WBC का निर्माण होता है। तो ये भी याद रखना है, इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। मनुष्य के शरीर में WBC की संख्या होती है 5 से 9,000 के बीच, ठीक है, 5 से 9,000 के बीच। तो ये भी याद रखना है, WBC की संख्या 5 से 9,000 के बीच। और प्लेटलेट्स की संख्या होती है 2 से 5 लाख पर घन मिलीमीटर, ठीक है। RBC और WBC का अनुपात जो होता है वो 600:1 होता है, ठीक है। 60% प्लाज्मा होता है, बाकी 40% में WBC, RBC और प्लेटलेट्स पाया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक चीज़ें हैं जो आपको जाननी जरूरी है, ठीक है। इनमें से बताना कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला ऑप्शन है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, ठीक है। आंसर इसका 20 पार्ट है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। सी पार्ट है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। और डी पार्ट है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। किडनी का काम होता है रक्त को शुद्ध करना, रक्त को छानना। तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी पार्ट। शरीर में सारा रक्त जो किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है या फिर फिल्टर्ड किया जाता है, ठीक है। मानव शरीर में जो है संपूर्ण रक्त, पूरा जो ब्लड होता है वो किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, ठीक है। और यह रक्त में फास्फेट, नाइट्रोजन यौगिक, यूरिया और यूरिक अम्ल को पृथक करता है, अलग करता है। यह रक्त में जो है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अर्थात पीएच मान को अस्थायी बनाए रखता है, ठीक है। रक्त के परासरणी दाब तथा उसकी मात्रा को भी नियंत्रित करता है। यह रुधिर यानी कि ब्लड तथा ऊतक टिश्यू द्रव्य में जल एवं लवणों की मात्रा को भी निश्चित कर रुधिर दाब बनाए रखता है, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी होने पर एरिथ्रोपोइटिन
नामक हार्मोन द्वारा लाल रुधिराणुओं की तेजी से बनाने में सहायक करता है। ठीक है, किडनी कुछ पोषक तत्वों का अधिशेष भाग जैसे शुगर है, एमिनो एसिड है, ये आदि का निष्कासन भी करता है। तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो सी पार्ट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन क्या है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन जो होता है उसे पेप्टाइड कहते हैं। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, पेप्टाइड को इंसुलिन हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, और इंसुलिन एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन होता है, तो सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। और इसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो अग्न्याशय में होता है। अग्न्याशय, ये भी बहुत बार पूछा गया है, इंसुलिन का निर्माण जो है अग्न्याशय में होता है। ठीक है, और अग्न्याशय कार्बोहाइड्रेट को रक्त शर्करा में परिवर्तित कर देता है। इंसुलिन जो है लीवर एवं पेशियों में ग्लाइकोजन संचित करने में मदद करता है। ठीक है, इंसुलिन के कम स्राव से मधुमेह नामक रोग हो जाता है, यानी डायबिटीज हो जाता है। अगर इंसुलिन नहीं बनता है शरीर में या कम निकलता है तो डायबिटीज होने का खतरा हो जाता है, डायबिटीज रोग हो जाता है। ठीक है, और इसके अधिक स्राव मतलब अधिक अगर निकलता है तो हाइपोग्लाइसीमिया नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया, तो ये दोनों याद रखना, अगर कम निकलता है तो डायबिटीज़ या मधुमेह होता है, और अगर अधिक निकलता है तो हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। ठीक है, इंसुलिन की खोज बेटिंग एवं चार्ल्स बेस्ट ने 1921 में किया था। ठीक है, चार्ल्स बेस्ट और बेटिंग ने किया था 1921 में। 1922 में पहली बार लियोनार्ड थॉमसन को कनाडा में इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इंसुलिन के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बताना है कि इंडोल एसिटिक अम्ल क्या होता है, या व्हाट इज इंडोल एसिटिक एसिड। तो देखिए, इंडोल एसिटिक एसिड जो होता है वो ऑक्सिन होता है। आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा, ऑक्सिन। ठीक है, इसको IAA भी कहा जाता है, और ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। बहुत ही सामान्य ऑक्सिन वर्ग का पादप हार्मोन होता है, यानी कि पौधों का ये हार्मोन होता है। ठीक है, ऑक्सिन वर्ग के अन्य हार्मोन की तरह यह भी पौधों में जो है कोशिका की वृद्धि करता है और कोशिका विभाजन को प्रेरित तथा नियंत्रित करता है, इसका ये कार्य होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने है, थायरॉक्सिन क्या है। ठीक है, बताना है थायरॉक्सिन क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए पार्ट विटामिन है, हार्मोन है, एंजाइम है, या फिर इनमें से कोई नहीं, क्या है ये बताना। ठीक है, तो थायरॉक्सिन जो होता है एक प्रकार का ये हार्मोन होता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, हार्मोन। ठीक है, और ये कहाँ से निकलता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है थायरॉक्सिन। ठीक है, और इस हार्मोन की अनियमितता से ज़्यादा या कम निकलने से घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, मिस्डिमा रोग हो जाता है। तो ये रोग भी आपको याद रखना, घेंघा या फिर मिस्डिमा रोग। अगला प्रश्न है, स्त्रियों में रजनोवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है एस्ट्रोजन। आंसर इसका आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन जो है वो उत्पादन उसका समाप्त हो जाता है या उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा, एस्ट्रोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी आवश्यकता शरीर के अस्थि निर्माण के लिए नहीं होता, यानी कि हड्डियों के निर्माण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती है, नहीं होती। ठीक है, तो देखिए, कैल्शियम है, फास्फोरस है, विटामिन डी है, तीनों का जो है हड्डी निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी। लेकिन सोडियम जो है ये निर्माण के लिए आवश्यक नहीं होता, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, सोडियम। ठीक है, बाकी हड्डियों के लिए कैल्शियम भी चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए, विटामिन डी भी चाहिए। ठीक, तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो डी पार्ट हो जाएगा। और एक तत्व है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी चाहिए हड्डियों के लिए। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है, किस प्रकार भिन्न है ये बताना है। प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक किस प्रकार भिन्न है ये बताना है। ठीक है, तो देखिए, इसमें आपका आंसर हो जाएगा एब्सेंस ऑफ इंडिस्टिंक्ट, यानी कि अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति, इसके कारण यह भिन्न होता है इस प्रकार। ठीक है, अस्पष्ट झिल्ली के कारण प्रोकैरियोटिक जो होता है वो यूकैरियोटिक से भिन्न होता है। यूकैरियोटिक में केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली से घिरी होती है, बाकी प्रोकैरियोटिक में ये सब नहीं पाया जाता है। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किया गया वर्ष कब किया गया? मानव जीनोम का अनुक्रमण, तो देखिए ये हुआ था 2001 में। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। 2001 में मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किया गया। ठीक है। मानव शरीर हजारों लाखों जीवित कोशिकाओं का बना हुआ होता है, जिन्हें हम कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। ठीक है। प्रत्येक कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है जिसमें धागे के आकार की एक संरचना होती है, जिन्हें हम गुणसूत्र कहते हैं। प्रत्येक केंद्रक में 46 गुणसूत्र होता है और 23 जोड़े में होता है। ठीक है। मानव जीनोम परियोजना एक अति महत्वाकांक्षी, बृहद और सर्वाधिक खर्चीली जैव वैज्ञानिक परियोजना है। अमेरिका के उच्च ऊर्जा विभाग तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने 1988 में मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत की थी। 2001 में मानव जीनोम का सफलतापूर्वक अनुक्रमण किया गया। तो आंसर इसका 2001 हो जाएगा। अगला प्रश्न डार्विन से संबंधित। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है, ये बताना है। तो देखिए जो आंसर इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ओवर प्रोडक्शन से भी आधारित है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन से भी है, सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट। तीनों ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रकृति वर्णवाद में इस तीनों पर आधारित होता है। ठीक है। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद जो ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के उदाहरण पर आधारित है। और इनका सिद्धांत का प्रतिपादन जो हुआ था वो 1831 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। 1831 ईस्वी में चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने किया था। और ये जैव विकास का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार जो है सभी जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता पाई जाती है। अतः अधिक आबादी के कारण जीवों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति दूसरे जीवों से संघर्ष भी करना पड़ता है। ये संघर्ष जो है सजातीय, अंतर्जातीय और पर्यावरणीय होता है। दो सजातीय आपस में बिल्कुल समान नहीं होते हैं। ये भिन्नताएं इनको जनकों से इन्हें वंशानुक्रम में मिलती हैं। ठीक है। कुछ भिन्नताएं जो है जीवन संघर्ष के लिए लाभदायक होती हैं, जबकि कुछ हानिकारक भिन्नताएं होती हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर जो हो जाएगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बुक लंग्स यानी कि फेफड़ा पाया जाता है किसमें पाया जाता है? ये बुक लंग्स। तो बुक लंग्स फेफड़ा जो होता है वो होता है बिच्छू में। ठीक है। आंसर इसका हो जाएगा बिच्छू। बिच्छू में जो है ये बुक फेफड़ा पाया जाता है, इसका एक श्वसन अंग होता है, उसको कहा जाता है बुक लंग्स। ठीक है। और ये कितने होते हैं? तो 4 बुक लंग्स होते हैं बिच्छू में। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है जुगनू होता है। जुगनू क्या होता है? मोलस्क होता है, कीट होता है, क्रिम होता है या फिर सूत्र क्रिम होता है? तो देखिए जुगनू जो होता है वो एक कीट प्रकार का इंसेक्ट होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, इंसेक्ट होता है। ठीक है। जुगनू रात्रि में प्रकाश से चमकता है। ठीक है। और ये संघ आर्थ्रोपोडा संघ का सबसे बड़ा कीट वर्ग है। इन कीटों में जो है कुछ उपयोगी कीट हैं, जैसे रेशम उत्पन्न करने वाला बॉम्बिक्स मोराई तथा मध उत्पन्न करने वाली मधुमक्खी, लाख उत्पन्न करने वाला लाही अर्थात कोकोनियल बग, ये सारे जो है इस कीट वर्ग में आते हैं जो संघ आर्थ्रोपोडा में रखे गए हैं। ठीक है। इसके साथ कुछ हानिकारक कीट भी इसमें पाए जाते हैं, जैसे मच्छर है, मक्खियाँ हैं, पिस्सू हैं, जू हैं, खटमल है, सारे जो मलेरिया, फाइलेरिया, पीच ज्वर, ये सब जितने भी बीमारियाँ आदि प्रकार के प्लेग हैं सब फैलाते हैं। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। इसमें से बताना कि कौन सा कथन सही नहीं यानी कि गलत है। ठीक है। इनमें से एक गलत है, बाकी 3 सही हैं। तो देखिए इसमें जो है सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, यही आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है। तो आंसर इसका आपका ये पार्ट सही हो जाएगा। बाकी इसमें सही है। गोल क्रिम में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता, ये सही है। ठीक है। अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर पर विद्यमान होता है, ये भी सही है। अब देखिए इकाइनोडर्मेटा संघ के जीवों के प्रमुख लक्षण कुछ होते हैं, जैसे कि इस संघ के सभी जीव समुद्री होते हैं, इसमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क विकसित नहीं होता है। ठीक है। पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है। ठीक है। उदाहरण में देखिए जैसे कि स्टारफिश हुआ, समुद्री आर्चिन हुआ, समुद्री खीरा हुआ, पंख तारा, ये सारे जो है इकाइनोडर्मेटा संघ का उदाहरण है। तो आंसर इसका यही, सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते तो यही गलत हो जाएगा और यही आपका आंसर सही हो जाएगा। उपास्थ सम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है, ये भी सही है। लास्ट क्वेश्चन है कि इस शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को
कहा जाता है या क्या कहते हैं? अगर शुष्क जलवायु में जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अधिपादप, मरुद्भिद, जलोद्भिद या मध्यपादप? तो आंसर इसका हो जाएगा मरुद्भिद। ठीक है, आंसर इसका मरुद्भिद हो जाएगा। जो रेगिस्तान में, रेत में, जहाँ पे रेत पाया जाता है वहाँ पे जो शुष्क वातावरण है वहाँ पे जो पौधे लगते हैं उन्हें कहा जाता है मरुद्भिद। ठीक है, मरुद्भिद। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा मरुद्भिद। ठीक है, और जल में जो पौधे रहते हैं, जल में जो पाए जाते हैं उन्हें हाइड्रोफोबिया कहा जाता है, यानी जलोद्भिद कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, सजेशन दे सकते हैं कमेंट में। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला जैसे वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो बेल आइकन साथ में दबा दीजिएगा। तो आज का वीडियो में पर एंड करते हैं। जो साइंस के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, कल भी 20 क्वेश्चन लेकर आऊँगा और इसका डिस्कशन किया जाएगा। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए थैंक यू।